दोस्तों आज की द हिंदू डिस्कशन की जो ये वीडियो आती है इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस, इसके अंदर में 3 आर्टिकल के ऊपर जो है एक पुराना आर्टिकल ओवरलैप होकर चल रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही है। तो बाकी तो वीडियो पूरी कंप्लीट आप लोग वही देखिएगा जो मॉर्निंग में अपलोड की थी। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं वो आर्टिकल डिस्कस करूंगा जहां पर आप लोगों के जो आर्टिकल छूट गए हैं, इसमें 3 आर्टिकल हो जाएंगे, मतलब 2 तो आर्टिकल रहेंगे पूरे और कुछ है शॉर्ट न्यूज़। तो वो यहाँ पर आप लोगों की इसके अंदर कवर होगी, जिसके ऊपर उस पर्टिकुलर वीडियो में ओवरलैप दूसरी वीडियो चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बच्चों ने कमेंट किया, तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। यार देखो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंटली ना आजकल ना थोड़ा सा बाहर का काम काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो गई। तो उसको मैं अभी अपलोड जैसे जैसे ये वीडियो आप लोगों के सामने आती है तो आप लोगों के जो आर्टिकल बचे हुए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। पीपीटी में आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिलेगी जो लेक्चर के अंदर पढ़ाई है। ओवरलैप वाला तो आर्टिकल कवर हो चुका है पहले ही, तो वो उसमें नहीं मिलेगा। तो आराम से आप लोग इसको सुनिएगा, जो भी डाउट है कुछ भी होगा तो आप लोग पूछ लेना। एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों के सामने वीडियो चलेगी, ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी वीडियो रहेगी। वही आर्टिकल कवर करूंगा जो वहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ठीक है, तो बाकी आप लोग फीडबैक देना जैसा भी आप लोगों को लगे। और हो जाता है यार, टेक्नोलॉजी है कभी कभी ऊपर नीचे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो एक एक आर्टिकल देखते हैं जो वहाँ पर बच गए थे। दोस्तों कई बार लोग सोचते कुछ और है पर जिंदगी में हो कुछ और जाता है। जैसे कि जब पहली बार पॉलीथीन को डिस्कवर किया गया तो हा हुल्ला इतना हुआ जिसकी कुछ हद नहीं है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बना दिया है कि भाई साहब अब तो कागज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेड़ काटने ही नहीं पड़ेंगे। और पॉलीथीन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप लोग पानी भी डाल सकते हैं, वो गलती नहीं है। तो ये वास्तव में अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था। पर लेकिन वही रिवॉल्यूशन जो है आज की डेट में इतना डिग्रेडेशन करा है एनवायरमेंट को कि वो हमारे गले की फांस बन गए हैं, ना निगला जा रहा है और ना ही उगला जा रहा है। इतने लार्ज स्केल पर हम लोगों ने अतकी मचा दी उसको लेकर। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि हम लोग कोई भी काम करें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हम लोगों को देख लेने चाहिए। सेम पैटर्न हम लोगों ने इन्वायरमेंट के साथ में करा। क्लाइमेट चेंज आज के डेट में इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि ये दुनिया के गले की फांस बन चुका है। अब इसकी वजह से कितना लॉस, यानी कि कितनी चीज़ें नुकसान हो रही है, कितना डैमेज हो रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो अभी यहाँ पर इजिप्ट के अंदर में हुई 27, उसमें बात की गई कि कैसे यहाँ पर इसकी मरम्मत करनी है, यानी कि जो ये लॉस आप लोग कर चुके हो अब इससे कैसे बचना है। क्योंकि जो लुटिया आप लोगों ने डुबानी थी वो लुटिया तो आप लोगों ने डुबा दी, अब यहाँ पर चीज़ों को सही कैसे करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और इस तरीके के जो टॉपिक हैं उससे आप लोगों से बड़े ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछ लेंगे कि लॉस एंड डैमेज जो फंड है वो कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में लॉन्च किया गया या फिर किस कंट्री में यहाँ पर ये लॉन्च किया गया। ओके, तो डायरेक्ट आप लोगों से वनडे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। अगर बात करें तो ये जीएस पेपर 3 जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसमें जो क्लाइमेट वाला पोर्शन है वहां से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। दुनिया भर के लोग जो है यहाँ पर उनको यहाँ पर शर्म आई, तो इसलिए वहाँ पर शर्म अल शेख में जाकर इजिप्ट के अंदर में वो मिले और फिर बोले कि यार इतनी हम लोगों ने अतकी उतार दी है कि अब हम लोग को चीज़ों को सुधार देना चाहिए। तो इसके चलते उन्होंने बोला कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पहली बार इतनी शर्म फील कर रहे हैं, इससे पहले भी कई सारे फंड जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहती है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जब इस दुनिया में आते हैं वो साफ साफ बोल देते हैं कि भाई साहब मेरे घर की एक खेती नहीं है कि मैंने सारी चीज़ें खराब कर रखी है, ये दुनिया ने खराब कर रखी है, भैया हम पैसा क्यों दे। वो एक तरीके से पूरे एग्रीमेंट से ही बाहर निकल गए। वो तो भला हो जो बाइडन साहब आए और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है ये था सरफिरा इंसान, अब मैं चीज़ों को आगे लेकर चलूंगा। और उन्होंने मोदी जी के साथ में किया याराना और मोदी जी का भी टारगेट रखवा दिया कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल यानी कि एक तरीके से फ्री कंट्री बनकर दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पर लेकिन अगर घुमा फिरा कर आप लोग देखोगे, आप लोग इसको ऐसे देखो, एक इंसान है जो कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर आया और वो आधी पृथ्वी को बर्बाद करके ऑलरेडी बेसिकली अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है। एक इंसान अभी है यहाँ पर जिसने अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना कितना ज़्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू जो ऑलरेडी हरकतें कर चुका है उसको कंट्रोल किया जाए। पर लेकिन उल्टा हो रहा है, जो डेवलपिंग कंट्री है वो कोशिश कर रही है अपने आप तो जो कर रहे हैं करते रहें, इसके चलते जो डेवलपिंग कंट्री है यानी कि जो अमीर देश हैं वो गरीबों देशों के ऊपर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं बर्डन डालने की कोशिश यहाँ से करते हैं। तो इसके चलते फंड तो बार बार क्रिएट कर लेते हैं पर लेकिन इन रियलिटी उस फंड के ऊपर कोई भी दान दक्षिणा नहीं आती है। तो वो बिल्कुल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि खाली का खाली पड़ा रहता है पूरा डब्बा। तो इसके बारे में फंड को क्रिएट करना ऐसा नहीं है कि फंड क्रिएट कर दिया तो बहुत कुछ कर दिया। तो ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लॉस एंड डैमेज। तो ये जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो भी लॉस हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, उसको कैसे कवर करना है। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल करने की बात की जाती है। तो इसको कैसे हम लोग मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंसान का काम तो है नहीं,
पाकिस्तान में कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है, इसकी क्या गारंटी है वो इंडिया के ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल रही है, या फिर वो ग्लेशियर को नहीं पिघला रही है। समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो लॉस एंड डैमेज फंड जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं ये एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए और उनको पेमेंट करना चाहिए जिन्होंने ये चीज़ें खराब करी है। 55 के करीब ऐसे देश हैं आज के डेट में जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और यहाँ पर आने वाले टाइम में और ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो इसके चलते बोला जा रहा है कि टोटल यहाँ पर 525 बिलियन या 20% ऑफ जो एक तरीके से कलेक्टिव जीडीपी का यहाँ पर आप लोगों को नुकसान देखने को मिलता है इसकी वजह से एक तरीके से। और आने वाले टाइम पर ये लॉस जो है वो और बढ़ता ही जाएगा। बोला जा रहा है कि यहाँ पर 2030 तक का ये 580 बिलियन होने वाला है। आप लोग खुद समझिए, किसी एरिया में अगर एक बार को बाढ़ आ गई तो वहां पर क्या होता है, उस एरिया की खेती एग्रीकल्चर बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, उस एरिया की सड़कें यानी कि जो रोड हैं वो भी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है वो भी आप लोगों को लगभग बर्बादी होता हुआ नजर आता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये तो सारी बड़ी नॉर्मल सी चीजें जो सबको पता है। अब सोचो उस एरिया में कितनी बीमारियां भी पनप जाती हैं जब वहां पर किसी एरिया में अगर बाढ़ आ गई तो कई सारे जानवरों की वहां पर डेथ होती है और उन जानवरों पर कई सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, वो गल सड़ जाते हैं उस एरिया में, बहुत बुरी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये कोई काउंट ही नहीं करता है। कई बार हम लोग बोलते हैं बाढ़ आ गई, ठीक है यार बाढ़ आ गई, बस इतना सोच के हट जाते हैं। उस एरिया में कभी विजिट करके देखना, आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी बुरी सिचुएशन वहां पर ग्राउंड लेवल पर हो जाती है। लोग अपने घरों को छोड़ छोड़कर कहीं और जाकर रहते हैं और उसके बाद में फिर चीज़ें अपना जब नॉर्मल होती है तो फिर वापस आते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर लोग काउंट करने की कोशिश करें, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि रुपये यानी कि डॉलर यानी कि मनी के मैटर में आप लोग इसको काउंट भी कर पाओगे। जो इंसान का जो मोरल डाउन हो जाता है, उसने कुछ स्टेब्लिश किया और वो बर्बाद हो गया, उसके लिए मनी कौन देगा? उसका तो कोई आप लोग नाप भी नहीं सकते। 3 इडियट में मूवी नहीं है, क्या शब्द बोला हूँ, 3 इडियट में मूवी नहीं है, मतलब 3 इडियट मूवी में एक डायलॉग नहीं है कभी कभी ना तो वो जो पर्टिकुलर मूवी है उसमें जो आमिर खान का वो डायलॉग बड़ा सही लगता है, जब वो बंदा है वो सुसाइड कर लेता है और वहाँ पर वो जो उसके जो वायरस के साथ में खड़ा रहता है बाहर छाता लिए हुए उस टाइम पर, ठीक है। तो उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, उस सीन में बोलता है कि लोग कितने समझदार हैं, उन्होंने ये मशीन बनाई नहीं कि माइंड पर प्रेशर कितना पड़ता है। तो जो प्रेशर माइंड पर पड़ता है ना, वो एक ऐसे लेवल का होता है कि उसको कोई मशीन काउंट ही नहीं कर सकती है इन रियलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इंसान उस प्रेशर की वजह से कई बार जो है वो सुसाइड कर लेता है। तो आप लोग समझ सकते हैं जब यहाँ पर एक बसाया एक आशियाना उजड़ता है तो उस टाइम पर इंसान जो है वो कितना एक तरीके से अंदर से टूट जाता होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या इम्पैक्ट है, यहाँ पर उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या अडेप्ट कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, कम से कम जो हो गया है उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, अगर बात करें आप लोग, सबसे बड़ी जो बात निकल कर आती है, इकोनॉमी हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लोग काउंट कर लेते हैं, हम लोग कई सारे लोगों की भी जान चली जाती है काउंट कर लेते हैं, पर लेकिन बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो भी हम लोग को काउंट करना चाहिए, जो कि हम लोग काउंट करना भूल जाते हैं। तो अफेक्टेड नेशन को कंपनसेशन देने की बात की जा रही है और उसको काउंट करने की बात चाह रही है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं रियलिटी में, तो हम लोग को उसका एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है फंड का, क्या ये आज अभी ताज़ा नया निकल कर आया है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1990s में यहाँ पर जो UNFCCC है वहाँ पर भी ये बातें बोली गई थी कि यार फंड जैसी कोई चीज़ें इकट्ठा कर लो, ठीक है। पर लेकिन फिर वही बात निकल कर आती है कि यहाँ पर फंड इकट्ठा तो कर लें, पर लेकिन पैसा देगा कौन? डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल दिया मैं तो नहीं दूंगा, तुम कर लो जो करना है तुम लोगों को। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर बोला गया था कि लॉस एंड डैमेज जैसा यहाँ पर कोई फंड होना चाहिए ताकि अकाउंटेबल ठहराया जा सके, जिसकी वजह से आज की डेट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और लोगों को कंपनसेशन यानी कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, जिसके साथ में ये दिक्कतें हो रही हैं। तो वनरेबल और लीस्ट डेवलप कंट्री है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। अगर बात करें इसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा 2013 में भी यहाँ पर बात की गई, वार्सा जो यहाँ पर इंटरनेशनल मैकेनिज्म निकल कर आया उसमें भी लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में यहाँ पर बातें की गई, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में यहाँ पर ग्लासगो के अंदर में इसमें भी यहाँ पर बात की गई फंड के बारे में इसी तरीके से, जिसमें कनाडा, जर्मनी, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड कई सारे ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पर अपना इंटरेस्ट भी दिखाया और उन्होंने सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया। जर्मनी तो ऐसा देश है जो कि हमको भी कई लेवल पर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फंड इसके बारे में बात नहीं की जा रही, काम नहीं हो रहा है, पर लेकिन काम होना और काम का रियलिटी में रिजल्ट दिखना वो दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़ होती है। यानी कि एक तरीके से बिल्कुल ऐसे ही हो गया, हम लोग बैठे बैठे पढ़ाई तो कर रहे हैं, 10 घंटे बैठे हैं, पर इन 10 घंटों में क्या रियलिटी में हम लोगों ने पढ़ाई की है? हम लोग का फोकस था, जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें से कितना याद है? कितनी ऐसी चीज़ें जो हम लोग दूसरा कोई किसी को पढ़ाने बैठ जाएं तो क्या वो हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ये चीज़ें भी हम लोग को देखनी पड़ेगी।
तो इसलिए अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे यहाँ पर इस फंड के बारे में, स्टार्टिंग से हो गया था कि ऐसा कोई फंड होना चाहिए, पर लेकिन वर्सा कहाँ पर है, ये कौन सी कंट्री के अंदर में पोलैंड के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो फाउंड किया गया 2013 में, पर लेकिन फिर वही बात है कि गुल्लक जो है वो खाली थी, यानी कि उसके अंदर पैसा नहीं था, ठीक है। 2001 यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री यानी कि गरीब देशों के द्वारा बोला गया कि भाई साहब कुछ तो करो रहम हमारे ऊपर, यानी कहते हैं एक तरीके से माई बाप कुछ तो सोचो हमारे बारे में। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यहाँ पर 2021 में फिर यहाँ पर जब प्रेशर बना ग्लासगो यहाँ पर एक तरीके से यूके के अंदर में, तो फिर यहाँ पर लगा कि थोड़ा फंडिंग करते हैं, 2-4 रुपये गुल्लक में डाल देते हैं। तो कुछ देशों ने मिलकर गुल्लक में पैसा डाला, तो गुल्लक में थोड़ा पैसा आया, पर लेकिन वो जो पैसा गुल्लक में आया है वो इतना नहीं है कि लोग जो है उस पैसे को एंजॉय कर सकें, ठीक है, यानी कि ढंग से उससे सोल्यूशन निकाल सकें। हमने क्या क्या काम किया है, हमने कोई इसको लेकर कोई सोल्यूशन निकाले हैं क्या? हाँ, हम लोगों ने बहुत सारे सोल्यूशन निकाले हैं। हम लोग तो इतने सतर्क आदमी हैं, नेचर से इतने प्यार करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे त्यौहार हमारे देश में सेलिब्रेट किए जाते हैं जिसमें पेड़ों की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। हम लोग पेड़ों की, नदियों की, मिट्टी की, इन सब चीज़ों की पूजा करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। हम लोग गोबर तक की पूजा करते हैं यार, गोवर्धन आप लोगों ने देखा है। तो हमारे देश के जो लोग हैं वो नेचर के साथ में बड़े कनेक्टेड है, तो हम लोग वो वाले प्राणी हैं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो भारत स्टेज जो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर उसके बारे में अगर बात की जाए तो इसके एमिशन नॉर्म को हम लोगों ने ये सीधे 4 से हम लोग 6 पे जंप करके 5वां छोड़ दिया ताकि एनवायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। उजाला योजना यहाँ पर आई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है, इसी के साथ में अपग्रेड कर रहे हैं नेशनली जो डिटरमाइंड प्रोग्राम है कंट्रीब्यूशन हमारा उसको भी। और आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो प्रतिज्ञा ली गई है वो आप लोगों को बताइए 2021 में जो यहाँ पे बातें चली है सारी, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पर पांचों के पांचों पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। कई बार आप लोगों को मैंने बताया, तो इनमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो को बहुत ही हा हल्ला करके गया वो है कि नेट जीरो एमिशन होना चाहिए 2070 तक का। तो ये तो काफी आप लोग याद रखी गई। कहां से निकल कर आया? ग्लासगो कॉन्फ्रेंस से निकल कर आया, जो कि यूके के अंदर में हुई थी, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि पता होना चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों को बार बार बताया, पहला यहाँ पर अभी याद रखिएगा 26 ग्लासगो में हुआ, 27 जो है जो इजिप्ट में आप लोगों को देखने को मिला, ये कहाँ पर है, ये पर्टिकुलर सिटी का नाम बताना। और 28 जो है वो आप लोगों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा और चीज़ों को ढंग से याद रखिएगा, तो माइंड में क्लियर रहनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। 2021 में आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 से रिलेटेड आप लोग देखते हैं। एक्सप्लेन बताना है कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था वर्ल्ड लीडर के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर में। अभी आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन द रीजन लॉस एंड डैमेज फंड जो लॉन्च किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के अंदर में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया ना आप लोगों के लिए इस तरीके से। और यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में बात की गई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ऐसे ही पूछ लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले इसके बारे में कहाँ बात की गई थी, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पर बात की गई थी, तो यहाँ पर 26 में बात की गई। उससे पहले कहाँ पर बात की गई थी कि जब जो यहाँ पर UNFCCC बनाया गया उस टाइम पर बात की गई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कल को चेंज होकर यहाँ से आ जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया। भाई साहब पढ़ाई है चीजें, थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखिए, डिस्क्राइब करना है कि मेजर जो आउटकम क्या है 26 सेशन जो भी हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का। इसमें UNFCCC की कन्वेंशन के बारे में बात की जा रही है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और बात की जा रही है कि कमिटमेंट क्या है जो कि इंडिया के रेफरेंस में आप लोगों को बताना है जो कॉन्फ्रेंस में लिए गए। तो इस तरीके से 27 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो चीजों को तैयार करके जाना है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर राइटिंग का। अभी बात करूंगा मैं आप लोगों से यहाँ पर डायरेक्ट जो प्रीलिम्स में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में। तो कौन बनेगा करोड़पति सेशन खेलेंगे अब यहाँ पर, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर बुद्धिपति निकलकर सामने आते हैं। तो लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात की जा रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले यहाँ ध्यान जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। बोला गया कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये क्या करता है, ये एक तरीके से स्टेटमेंट ऐसी है जो कि आप लोगों को कई बार आप लोगों को पढ़ने के बाद में पता चलता है पता नहीं कहां से आ गया, पर लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर दे पाओगे। अभी यहां पर बोला गया कि लॉस एंड डैमेज फंड में क्या आता है, तो बोला जा रहा है कि ये उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में फोकस करता है जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता मिटिगेट या फिर एडेप्शन के थ्रू। यानी कि जो भी आप लोग मिटिगेशन कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उससे नहीं किया जा सकता, तो फंड वहां पर देना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। बोला गया कि इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक डैमेज प्रॉपर्टी बट नॉट लॉस ऑफ लाइवलीहुड
और डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ये इंक्लूड नहीं करता है। दूसरी स्टेटमेंट ये बोली गई है। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताई थी यहाँ पर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है या फिर नहीं करता है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला कि नोट ओनली बोला था, ना कि यहाँ पर नोट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं नोट ओनली इकोनॉमिक डैमेज, ये यहाँ पर बट आल्सो लाइवलीहुड के बारे में बात करता है, बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा है उसके बारे में बात करता है। तो क्या हो गया, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर हो गया आप लोगों के सामने, आंसर हो गया ए। इनकरेक्ट पूछ लेता तो आंसर हो जाता बी आप लोगों का। और थोड़ी सी कॉमन सेंस भी आप लोगों को लगानी पड़ेगी कि आज की डेट में क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग बात करें, बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन ही हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये कौन सा महारथी है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो इसलिए कहते हैं कि कॉमन सेंस के ऊपर यूपीएससी आप लोगों से खेलती है, तो आप लोगों को उसके साथ में खेलना है। और वो कैसे होगा, जब आप लोग सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को समझोगे। बात की जा रही है इनिशिएटिव के बारे में जो हमारे देश में लाए गए कौन कौन से इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पर बेसिकली एमिशन को कम करने के लिए लेकर आए गए। तो उज्ज्वला है पहला, उजाला सॉरी, ठीक है। यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में भारत स्टेज हम लोगों ने चेंज किया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कौन सा है सही, ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन डायरेक्ट है, कंफ्यूज आना नहीं है, ओके। तो कैसे हुआ टॉपिक तैयार, पहले आप लोगों से लॉस एंड डैमेज फंड कहां पर लॉन्च किया गया, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड, वो सारी बातें आप लोगों को बताई। किस तरीके से कॉन्सेप्ट निकल कर आया वो बातें हम लोगों ने डिस्कस की। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इंडिया से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव है, इसी से रिलेटेड क्या क्या मेंस के अंदर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, इसको कहते हैं पूरा पर्टिकुलर टॉपिक का पोस्टमार्टम, ठीक है। तो ये 360 डिग्री पूरा पोस्टमार्टम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इस तरीके से टॉपिक को आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो पूछना, फीडबैक दे देना, लाइक या डिसलाइक कर और कोई भी डाउट लेकर जाएं तो फिर फायदा क्या है यहाँ पर आने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को लेकर चलना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सबसे पहले कहाँ पर हुई थी ये आप लोग बताइए, और इंडिया के अंदर में क्या आज तक कोई हुई है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। दोस्तों एक शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यार दार्जिलिंग की टी बड़ी फेमस है, यार बनारस की साड़ी ना बड़ी खूबसूरत बहुत प्यारी लगती हैं। मतलब इस तरीके से आप लोग बोलो तो मतलब आप लोगों को पता चलेगा कि किसी न किसी एरिया में कुछ ना कुछ चीज़ फेमस है। आगरा में जाओ तो आप लोगों को आगरा का पेठा बोला जाता है, मथुरा में जाओ तो मथुरा के पेड़े बोले जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग एरिया में बहुत फेमस हैं। पर लेकिन ये चीज़ें फेमस तो हैं, इसी के साथ में यहाँ पर इनकी इम्पोर्टेंस उस लोकल एरिया के बारे में बताती है कि ये उस लोकल एरिया के नाम के साथ में कनेक्टेड है। पर लेकिन सोचो कोई इनका डुप्लीकेशन कर और बोलने लगे, इस पर्टिकुलर साड़ी बनारस की साड़ी को कोई अपने ही एरिया में लाकर बनाने लगे और वो भी वो क्वालिटी न रहे जो बनारस की साड़ी में है, तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे इशू क्रिएट हो जाएंगे। जो पर्टिकुलर एक ब्रांड है बनारस की साड़ी का, लोग एक तरीके से उसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो लोगों का इसके ऊपर से विश्वास हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डुप्लीकेट होगा उसकी वो ओरिजिनलिटी नहीं है। मतलब ये कि ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट होता है। वही बात हो गई कि रिबॉक का रिबूक मिल गया आप लोगों को। तो यहाँ पर ये बातें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर जीआई टैग के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, अंडमान निकोबार से जो रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर बात की जा रही है निकोबारी होदी। ये निकोबारी होदी जो है ये नाव है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले तो क्या यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए, इस टॉपिक में से आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए। तो न्यूज़ में क्यों है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये पर्टिकुलर जो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो जीएस पेपर 3 है, जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है, वहाँ पर आप लोगों का ये जीआई टैग वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, क्या यहाँ से कोई मेंस का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है या प्रीलिम्स का क्वेश्चन, तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कि व्हाट इज जीआई टैग, डिस्कस द प्रॉब्लम एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद जीआई टैग। अब यहाँ पर आप लोग ये तो देख रहे हैं कि यार बेनिफिट है बहुत सारे। जीआई टैग अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिल जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग भौगोलिक संकेतक बोलते हैं, तो इससे ये रहता है कि ये इस पर्टिकुलर एरिया की आइडेंटिटी बताता है। उस प्रोडक्ट से उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग खरीदते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से वजह से उस एरिया का। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से उस एरिया को ग्लोबल लेवल पर लोग जानने लगते हैं कि ये चीज़ उस एरिया में फेमस है। फायदे पर लेकिन कई सारी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। इशू क्या है, कई बार कई सारी लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं कि यार ये प्रोडक्ट यहाँ से नहीं, ये प्रोडक्ट वहाँ से आया। उदाहरण के तौर पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों जो है यहाँ पर रसगुल्ले को लेकर यहाँ पर लड़ रहे थे, ठीक है। यानी कि एक तरीके से रसगुल्ला मेरा है, रसगुल्ला मेरा है।
हमने कहा यार दोनों का है, खा लो यार, मजे लो, क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो। पर लेकिन यह है कि कहाँ से निकल कर आए, तो कई बार इनको लेकर यहाँ पर लड़ाइयाँ भी देखने को मिलती है। अभी अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी पर्टिकुलर लोकेशन पता होनी चाहिए। हमारी जो मेन लैंड है उससे जब आप लोग बे ऑफ बंगाल के अंदर में जाओगे, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को साइड में आकर आप लोग देख सकते हैं ये अंडमान निकोबार वाला आइलैंड वाला एरिया है, यानी कि ये छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये जो द्वीप हैं ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पर, खासकर अभी बात करें यहाँ पर अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है ये सिक्योरिटी के रीजन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता होगा आज़ादी के टाइम पर सबसे पहले जो आज़ाद हुआ एरिया था वो हमारा वो था अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया। सबसे पहले अंग्रेजों के चंगुल से यहाँ पर ये छुटाया गया था। अंडमान निकोबार वाले एरिया के बारे में जो कुछ बातें हैं वो आप लोग याद रखिएगा, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडमान एंड निकोबार ये दो पार्ट में आप लोगों को डिवाइडेड है, जिससे जब अंडमान के बारे में आप लोग बात करेंगे तो नॉर्थ में आप लोग जाएंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर उत्तर में आप लोगों को नॉर्थ अंडमान देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर मिडिल हो गया और फिर आगे यहाँ पर लोअर। तो नॉर्मली ये आप लोगों को पता ही रहता है कि नॉर्थ हो गया, अच्छा फिर बीच में मिडिल वाला उसका नाम मिडिल लग दिया और फिर लोअर आ गया। चलिए इतना समझ में आता है। पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर एक लिटिल अंडमान करके भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, एक सेंटिनल आइलैंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो सेंटिनलीज ट्राइब्स के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो दुनिया से इतनी कटी हुई है कि कभी भी वो एक नॉर्मल इंसान की तरीके से, हर एक तरीके से, इस तरीके से ना जो कोई उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है उससे वो दूर ही रहते हैं हमेशा। इवन वो उनके ऊपर धनुष बाण चला देते हैं। वो एक तरीके से अभी रिसेंटली एक अमेरिकन जो नागरिक था जो चाहता था अपने धर्म का प्रचार करना, तो उसको भी वहाँ पर उन्होंने मार डाला। तो वो बिल्कुल अपने आप को अलग ही रखते हैं। बिल्कुल अच्छी बात क्या लगती है मुझे उन ट्राइबल कम्युनिटी की, वो बिल्कुल नेचर के साथ में इतने कनेक्टेड होकर रहते हैं कि आज तक भी इतने दिनों से उनको पता है वो इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, वो एक सस्टेनेबल तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं। सस्टेनेबल मतलब कुछ भी वहाँ पर इतने दिनों से वो रह रहे हैं, खा रहे हैं वहीं पर, उसी जंगल के अंदर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। और हम जैसे इंसान अगर कहीं पर जाते हैं तो जंगलों को जरा सी देर में उजाड़ देते हैं, तो वो उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अवतार मूवी आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी ही प्यारी मूवी लगी थी यार। किस किसी ने देखी है, यस या फिर नो? तो उसमें उनका प्यार दिखाया था जंगलों के लिए। अभी अवतार 2 जो आप लोगों को देखने को मिल रही है उसमें वो ओशियन यानी कि पानी के बारे में उनके द्वारा वहाँ पर पानी के साथ में कनेक्टिविटी दिखाई गई है कि कितना ज़्यादा पोल्यूटेड हम लोग पानी को कर रहे हैं, तो उसके कनेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ट्राइबल कम्युनिटी कहीं ना कहीं हम लोग को ये सिखाती है कि कितने शानदार तरीके से हम लोग नेचर के साथ में कनेक्ट होकर रह सकते हैं। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हो गया आप लोग का, ये हो गया अंडमान वाला पोर्शन। अब अगर निकोबार के बारे में आप लोग बात करेंगे, पोर्ट ब्लेयर जो यहाँ पर कैपिटल है वो लोअर अंडमान में देखने को मिलेगी, ये भी याद रखिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये है निकोबार। निकोबार में जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं कार निकोबार, यानी कि लिटिल से बैठ के कार में जाओ और यहाँ पर उतर जाओ, ठीक है। याद रखने के लिए देख लेना, ठीक है। इसके बाद में फिर आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर लिटिल निकोबार भी देखने को मिलेगा, और एक काफी बड़ा आइलैंड है जिसको ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बोमपोका ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पर है नॉन कॉवरी, ठीक है। तो ये आप लोगों को अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर तारसा, ये वैसे आप लोगों को याद नहीं रखने, पर हाँ हल्का सा आइडिया इनके बारे में जरूर रखिएगा, जैसे कि ग्रेट निकोबार हो गया, लिटिल निकोबार, कार निकोबार। और इसी के साथ में ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नॉर्थ से साउथ में लगाओ, आगे पूछा सकता है साउथ से नॉर्थ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, तो बेसिक कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये नाव है, यहाँ पर इसको जीआई टैग देने की बात की जा रही है। जीआई टैग को मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतक, यानी कि पर्टिकुलर लोकेशन में जिस एरिया से निकल कर आता है इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ पर बताई जाती है इस पर्टिकुलर चीज़ से, उसके साथ में कनेक्टिविटी दिखाने की कोशिश की जाती है। तो भौगोलिक संकेतक मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया से ये आता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो निकोबारी ये होदी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये होड़ी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये एक तरीके की ट्रेडिशनल नाव, यानी कि एक तरीके की यहाँ पर ये नाव है जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में लोगों के द्वारा लोकली ये बनाई जाती है। तो इसको जीआई टैग देने की जब बात चल रही है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि उस एरिया में इस पर्टिकुलर पर्पज से इसको यूज़ किया है, तो उसको सपोर्ट करने की बात की जा रही है। यानी कि लोग इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं अपना सामान लाने और ले जाने के लिए। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, ये काफ़ी फेमस है पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर, और ये कहीं ना कहीं आप लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ पर कि लोग जब इसको बनाना जानते हैं तो वो कम एक नहीं एक स्किल है बेसिकली नाव बनाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब किसी चीज़ को हम लोग प्रोमोट करते हैं, उसको जीआई टैग देते हैं,
तो उस पर्टिकुलर एरिया की स्किल को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं ताकि वो जो स्किल है वो कंटिन्यूटी में वहां से चलती रहे। ठीक है, तो एक तरीके से इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। लोकल लोग यहाँ पर अपना सामान लाने ले जाने, फल फ्रूट्स या मछली वगैरह अगर पकड़ रहे हैं तो उसको लाने ले जाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ से एग्जाम में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको लेकर। जब मैं आप लोगों से जीआई टैग के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, ये ओनली हमारे देश से रिलेटेड नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड जो भी यहाँ पर एक तरीके से ये पर्टिकुलर जो एक रूल और रेगुलेशन है वो यहाँ पर प्रस्तुत करता है। अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक ऐसे प्रोडक्ट को ये प्रोटेक्शन मिल जाए तो उससे एक तो लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है उस प्रोडक्ट को, यानी कि कोई उस प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दूसरा यहाँ पर कंज्यूमर जो है, यानी कि अगर आप लोग भी खरीद रहे हैं तो आप लोगों को डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं ओरिजिनल माल मिलेगा, तो इससे आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा, सही तरीके से आप लोगों के पैसे का यूटिलाइजेशन हो सकेगा, एक प्रॉपर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर फायदा क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होगा और वहाँ पर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा, क्योंकि जिसको जीआई टैग बनता है उस प्रोडक्ट की मार्केट में मांग बढ़ जाती है। ठीक है, अनऑथराइज्ड यूज जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर, वो इसको रोका जा सकता है जब किसी को जीआई टैग यहाँ पर मिल जाता है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रखी जा सकती है। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें दार्जिलिंग की टी के बारे में, दार्जिलिंग की टी अगर उसको गलत तरीके से अगर बात करें, किसी पर्टिकुलर एरिया की जो चाय है उसके ऊपर दार्जिलिंग का ठप्पा लगाकर बेचे जाए तो उसी प्राइस पर वो बेच रहे हैं, तो फायदा किसको होगा, वो होगा बेचने वाले को, नुकसान किसको होगा, वो होगा कंज्यूमर को, और दार्जिलिंग की टी की क्वालिटी को यहाँ पर नुकसान होगा क्योंकि उसके नाम से वो चीज़ें बेची जा रही है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरे नाम से कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचने लगे कि वीर सर जो हैं वो यहाँ पर पढ़ाते हैं। अभी बताया था ना मैंने कुछ दिनों पहले, कुछ ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि लेक्चर उठाकर अपनी बेसिकली कोर्स में डालकर बोल रहे हैं कि वीर सर यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो ये काफ़ी एक घटिया तरीके की स्ट्रेटजी आप लोग बोल सकते हैं कि सामने वाले एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना अपने फ़ायदे के लिए, और इससे क्या होता है, इससे सामने वाला भी ये सोचता है कि सर तो एक बोल रहे हैं कि मैं कहीं नहीं पढ़ाता हूँ, बस यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो एक बच्चे ने बोला सर आप तो बोले थे आप कहीं नहीं पढ़ाते हैं, यहीं पे पढ़ाते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू भी फिर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है, और ऐसा पहले भी हो चुका है, मेरे नाम से पहले भी कई सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं अंदर से भी इरिटेशन क्रिएट करती हैं। मैंने कहा कम से कम पूछ तो लिया करो यार, एटलीस्ट पूछ भी नहीं रहे हैं, अपने आप ही बस उठाया और डाल दिया और बेच रहे हैं मतलब कोर्स। तो ये काफ़ी एक घटिया चीज़ रखती है, एक इतनी घटियापंती करते हैं लोग जिसकी कुछ हद नहीं है पैसा कमाने के लिए, उन्हें कहते हैं गिरी हुई हरकतें। तो आज की डेट में डुप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये काफ़ी एक ऐसा इशू है जो कि काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च एंड स्टडी करवाई, तो यहाँ पर पता चला आज की डेट में 80 से 85% लोग जो हैं ये माना जाता है कि वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यानी कि ओरिजिनल के नाम पर डुप्लीकेट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कुछ तो ऐसे जिनको पता ही नहीं पाता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ऐसे भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको लगता है कि ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो डुप्लीकेट उसी के जैसा खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी एप्पल के आईफोन आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो आईफोन जो है वो 1-1 लाख से ऊपर के हैं, पर उन्हीं का जो क्लोन बनाकर वो क्या किया जा रहा है, वो आप लोगों को 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा है। पर लेकिन क्या वो वर्थ इट है? जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई प्रोडक्ट जाना जाता है वो उसकी चीज़ अंदर है ही नहीं है, तो दिखाने के लिए कोई चीज़ खरीद लेना मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज़ है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, तो हमारे देश में कानून है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं 1999 का। ये कानून यहाँ पर एक तरीके से ये चीज़ें प्रोवाइड कराता है कि आप लोग यहाँ पर इसके तहत क्या कर सकते हैं, इसके तहत चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर रजिस्टर करके। और चेन्नई में आप लोगों को यहाँ पर इसका बेसिकली हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वैलिडिटी क्या रहती है? 10 साल रहती है, यानी कि 10 साल की वैलिडिटी आप लोगों को यहाँ पर इसको लेकर देखने को मिलती है। ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट भी हो सकता है, नेचुरल भी, मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। उसी के साथ में जो पेरिस कन्वेंशन है उसके हिसाब से भी यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर मतलब ये हो गया कि अगर कोई प्रोडक्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर यहाँ पर उसको जीआई टैग जो है आप लोग दे देते हो, तो ये फायदा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं, आप लोग याद रखिएगा अगर लिखने के लिए आ जाए। तो ये तो जीआई टैग देखो हमने इस टॉपिक में क्या क्या कवर किया, हम लोगों ने यहाँ पर एक मैप भी कवर कर लिया, पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्या करंट में न्यूज़ थी वो देख लिया, जीआई टैग के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया इसके बारे में। ठीक है, इसी के साथ में अब एक इंपॉर्टेंट चीज और इसके अंदर आती है, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर यहां पर हो जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम से आप लोग देखिए दुनिया में कैसा ट्रेड चल रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर। ये मतलब कि एक संगठन है जो विश्व लेवल पर क्या व्यापार चल रहा है जो कि उसको मैनेज करता है। इसके बारे में ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बने एग्जाम में। 1995 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इससे पहले क्या था? इससे पहले था GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये पहले ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। अब मार्कस एग्रीमेंट यहां पर लाया गया और उसके बाद में यहां पर उरुग्वे राउंड चला फिर काफी लंबे तक, तब यहां पर WTO आया। आखिर GATT में और WTO में क्या डिफरेंस है? ये जो थी वो लिमिटेड चीज पे काम करती थी, खासकर जैसे गुड्स के लिए ओनली काम करती थी। अब WTO जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि गुड्स के साथ साथ में सर्विसेज के ऊपर भी काम करती है। मतलब जैसे मान लीजिए आप लोगों को बनारस की साड़ी बेचनी है तो वो क्या हो गया, वो एक गुड हो गया, वो एक सामान हो गया। पर लेकिन टीचिंग किसी को करनी है तो ये एक सर्विस हो गई। किसी को वकील बनना है वो एक सर्विस हो गई, डॉक्टर बनना है वो सर्विस हो गई। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज की कैटेगरी में आती हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि कई बार क्वेश्चन बने जब ये बन गई डायरेक्टर, मतलब ऐसा लगा कि एग्जामिनर को कुछ नहीं दिखा तो बस इसको क्वेश्चन को डालो। क्यों? क्योंकि पहली ऐसी पर्सन बनी वुमेन जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल बनी। इनका नाम नकोजी ओंकोजो एवेला, इनका नाम NOI। ठीक है, तो आप लोग याद रखना फर्स्ट ये है पर्सन जो कि नाइजीरिया से निकल कर आए, फर्स्ट महिला, फर्स्ट अफ्रीकन। तो इसलिए कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, करंटली अगर कोई मेंबर पूछे तो 164 है। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली अभी कौन सा मेंबर इसके अंदर जुड़ा है, ये आप लोग को बताना है। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। कितनी क्लैरिटी आई है वो तो पता चलेगा अभी जब क्वेश्चन पूछूंगा उससे। तो कौन बनेगा करोड़पति सेशन स्टार्ट करता हूं। करोड़पति तो नहीं पर बुद्धिपति जरूर बना दूंगा अगर सिस्टमेटिक में चीजों को ध्यान से देखोगे। GI टैग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। पहला बोला गया कि यहां पर ये गवर्न की जाती है डायरेक्टेड बाय द WTO एग्रीमेंट जो ट्राइस है उसके हिसाब से यहाँ पर। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर ये प्राइमरली एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को देखने को मिलती है। तीसरा इसकी वैलिडेशन जो है वो आप लोगों को 10 साल देखने को मिलते हैं, यानी कि 10 साल तक का आप लोग यहाँ पर इस प्रोडक्ट को GI टैग मिल गया तो प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है और उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। ये है लास्ट स्टेटमेंट। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आप लोगों को बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर क्या, वो है ए 1 और 2। इसमें क्या है, जो लास्ट वाली लाइन है, ऐसे ऐसे लाइन आप लोगों से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो आप लोगों को घुमा देती है। यहाँ पर इसको रिन्यू किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये 10 ईयर के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब बात करेंगे WTO के बारे में। ये भी एक डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए। तो अगर माइंड में जितनी क्लैरिटी होगी उतनी ही अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। बोला गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1995 में रिप्लेस किया गया यहाँ पर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, और इसके अंडर मार्कस एग्रीमेंट 1995 में। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उरुग्वे राउंड चला फिर यहाँ पर ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, जिसके तहत यहाँ पर आगे WTO बना और नकोजी ओंकोजो इवेला ये नाइजीरिया की फर्स्ट फीमेल पर्सन यहाँ पर आई। इसी के साथ में यहाँ पर ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशन, यानी कि देशों के बीच में जो व्यापार होता है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मैनेज करने का काम यहाँ पर ये करती है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ABCFD, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द ऑल अबव या फिर ओनली 3। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक ही स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप लोगों ने नॉर्मली देखा हो कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है उसके तुरंत बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी करेक्ट पूछा गया, करेक्ट में आप देखेंगे तो सी यहाँ पर करेक्ट हो गया, इनके सारी की सारी करेक्ट है। ओके, तो कैसा लगा टॉपिक? इस तरीके से टॉपिक तैयार करो। आप लोगों का टॉपिक भी तैयार हो गया, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी हो गया, आप लोगों की प्रैक्टिस भी यहाँ पर होगी, आप लोगों का बेसिक एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर होगी, आप लोगों को यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो सिस्टम है GI टैग के बारे में पता चल गया और आप लोगों का एक मैथ बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार हो गया। तो ये होता है टॉपिक को कवर करना, इसको कहते हैं सही तरीके से सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन को लेना। अब यहाँ से कोई आप लोगों से कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोग आंसर दे पाओगे। फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी लगता है आप लोगों को अच्छा या बुरा लेक्चर बता दिया करो और डाउट है तो मेरे दोस्त पूछ लिया करो। ओके,
दोस्तों अब तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया, अब हम लोग अंग्रेजों के ऊपर रूल करने जा रहे हैं। यानी कि हमारे मूल के जो पर्सनैलिटी हैं वो आज की डेट में यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों से मैं बात करूँगा एक स्कीम के बारे में जिसको बोला गया है यहाँ पर यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि इंडिया यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर कि लगभग 3,000 के करीब जो एक तरीके से लोग हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर यूके के अंदर में। उनको ऑफर किया जा रहा है 18 से लेकर 30 साल की ओल्ड जो उनकी एज है उसमें, ताकि आके वहाँ पर रहकर अपना काम कर सकें और एक तरीके से यूके के अंदर इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 2023 से ये जो स्कीम है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज की डेट में भी मैं आप लोगों को एक डेटा बता दूं, चाइनीज़ जो माल है यानी कि चाइनीज़ जो लोग हैं वो आप लोग काफ़ी लार्ज संख्या में यूके के अंदर देखने को मिलेंगे। और उनको जितना सिंपल तरीके से सहूलियत मिलती है उतनी सहूलियत आप लोगों को इंडियन लोगों को या फिर स्टूडेंट को वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर ये स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। अमीर देश हमेशा अपनी टांग अड़ाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे देश जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से गरीब देश आप लोग बोल सकते हैं, उनके पैर में कैसे जो है रस्सी डालनी है। अभी यहाँ पर ये निकाल कर लेकर आए एक कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स जो है यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई उसके अंदर में ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन में टोटल मिलाकर 27 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब से यूके बाहर गया है। तो ये आप लोग याद रखना, ब्रेक्जिट के बाद में यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिली। अब यूरोपियन यूनियन ये चाह रहा है कि 2026 से यहाँ पर ये इफेक्ट हो जाए कि अगर कोई भी कार्बन युक्त प्रोडक्ट जो है एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री क्रॉस कर जा रहा है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, काफ़ी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा जो है कार्बन रिलीज करके सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह का प्रोडक्ट अगर एक देश से दूसरे देश में जा रहा है तो वो दिक्कत झेलेगा। तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना ने इसका अपोज किया है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री अभी इन चीज़ों का इस्तेमाल करना स्टार्ट किए, जबकि अमीर देश जो हैं वो ऑलरेडी अपना पेट भरे बैठे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पर हमारे हिसाब से तो ये चीज़ सही नहीं है, हमको तो यहाँ पर थोड़ा सा तो टाइम हमको मिलना चाहिए ना। तो उसके बारे में बातें की जा रही है। तो कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में पूछ रहे तो इसके बारे में आप लोग एक हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। साइंस कितनी आगे जा चुकी है इसका अगर अंदाज़ा आप लोगों को लगाना है तो आप लोगों को 3D प्रिंटिंग देखने के बाद में आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज की डेट में अगर कोई घर बनाना है तो कुछ ही घंटों में वो घर बनकर तैयार हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताऊं, पहले हम लोग गांव में अंदर रहा करते थे, उसके बाद में हमारी एक ज़मीन थी गांव के बाहर, हम लोगों ने वहाँ पर घर बनाया और वो मुझे लग रहा है कि वो घर जो है पूरा कंप्लीट मुझे लग रहा है कि शायद 7 से 8 सालों में हुआ है। अभी भी उसमें काम चलता रहता है बीच बीच में। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि घर जो हैं वो लोगों के पूरे नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है कभी ना कभी, ठीक है। पर लेकिन 3D प्रिंटिंग आप लोगों को ये मौका नहीं देगी, वो इस तरह का शानदार घर बना के देगी कुछ ही घंटों के अंदर में कि आप लोग सोच सुनकर देखकर हैरान रह जाओगे। और चाइना इसका काफ़ी शानदार तरीके से इस्तेमाल कर भी रहा है। अभी हम लोग क्यों इसका डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है 3D प्रिंटिंग, जिसको आप लोग यहाँ पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। तो ये स्टार्टिंग में 1984 में यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट हुई और फिर आगे अभी ये बढ़ती जा रही है। अभी हम लोग इसका यूज़ करने की बात कर रहे हैं किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए जो हम मॉड्यूल बना रहे हैं, बेसिकली जो आप लोगों ने देखा होगा ना बंकर वगैरह बनाए जाते हैं, तो उन बंकर्स के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो कि फ्रंट लाइन जो हमारे सोल्जर्स हैं जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ें तैयार की जा रही है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बनाया जाएगा इसमें कई सारी सक्सेसिव लेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे फायदे इसके यहाँ पर नजर आएंगे। ये जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट जैसे कि प्लास्टिक हो गया, थर्मोप्लास्टिक, मेटल, फाइबर, इनको सबको मिलाकर बनाई जाएगी। रिड्यूस करेगा जो भी मटेरियल वेस्ट है, लो करेगा एनर्जी इन्वायरमेंट कॉस्ट, और डिज़ाइन किया जा रहा है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऑल्ट्रेशन कैन बी डन क्विकली, अगर कल को चेंज करना है, ठीक है। और इफिशेंटली यहाँ पर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर भी आप लोग यहाँ पर चीज़ देखने को मिलेगी। ये एक तरीके से वो नहीं कहते कि एक पर्टिकुलर कोई डिवाइस ले और भाई साहब इसके आने के बाद में दिक्कतें सारी दूर हो गई, ठीक है। ऐसी कोई डिवाइस है आप लोगों के पास में, मतलब मोबाइल को छोड़ के, ठीक है। कई सारे बोलेंगे सर मोबाइल है उसने दिक्कतें दूर कर दी, दिक्कतें बढ़ा दी उसने, ठीक है। ध्यान से देखो आज की डेट में अगर देखोगे तो खतरनाक एक्सरसाइज भाई साहब,
जिसको देखकर कई बार जो है चाइना भी थर 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 कांपने लगता है। एक्सरसाइज कौन सी है? ये है मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज का 26वां संस्करण जो है ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कहाँ पर? जापान के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जापान में देखने को मिलेगा, जो जापान का सी यानी कि सी ऑफ जापान। ये क्या कि ऐसी एक्सरसाइज है जो कि 1992 में इंडिया और यूएसए के द्वारा मिलकर स्टार्ट की गई थी, और लेकिन फिर आगे इसमें लोग जुड़ने स्टार्ट हो गए और कारवां चलता गया। जैसे कि बात यहाँ पर की जा रही है, अगर फिलहाल के टाइम पर आप लोग देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप में पहले इंडिया और यूएसए कम से कम हुआ करते थे, फिर जापान भी जुड़ गया और अभी ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर जुड़ गया। तो जो भी क्वाड ग्रुप है पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करने लगा है मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, इसलिए इसको मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है यहाँ पर, इसमें अभी आप लोग देखते हैं ये जो मीटिंग होगी ये जापान की साइड में देखने को मिलेगी, और जापान और जो ऑस्ट्रेलिया है वो एज ए परमानेंट पार्टिसिपेशन के तौर पर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और ये आप लोग देखते हैं हम लोग अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं, हम लोग खड़े हुए हैं 2022 के अंदर में, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये है 1992, यानी कि पूरे 30 साल भी यहाँ पर इसके होने जा रहे हैं। तो उसके चलते भी यहाँ पर ये अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जा रही है। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है उसके बारे में बेसिक बातें आप लोग याद रखते हैं, कन्फ्यूज़न होगा तो उसको दूर कर ही आगे बढ़ना है। खतरनाक लेवल का एक केस यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें एक पर्टिकुलर जो लड़की है उसके कई सारे टुकड़े किए गए एक इंसान के द्वारा, और इस इंसान ने इतनी दरिंदगी दिखाई यहाँ पर कि नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। एक फ्रिज के अंदर वो सारे टुकड़े भरे और फिर उनको अलग अलग लेवल पर अलग अलग जंगल में डिस्ट्रीब्यूट करके आया। तो ये ऐसी हरकतें यहाँ पर जब देखने को मिली, तो ये इंसान जो है इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं आप लोगों ने वायरल देखी होगी, मतलब इसको इन चीज़ों का पछतावा भी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों से क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर इसके ऊपर नार्को टेस्ट करने की बात की गई ताकि सारी चीज़ों का पता लगाया जा सके। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि नार्को या फिर यहाँ पर नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या है, इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है। तो सोडियम यहाँ पर पेंथोथाल जो है इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जो कि बॉडी के अंदर जब जाता है तो आप लोगों को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा जाता है जिसे हिप्नोटिज्म बोलते हैं आप लोग, एक तरीके से हिप्नोटाइज कर देना या फिर बेहोशी की अवस्था में आप लोगों को ये पहुंचा देता है। जिसमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट है यहाँ पर ये आप लोगों की बॉडी के अंदर में काफ़ी एक ऐसा इम्पैक्ट डालता है, हालांकि ये शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट होता है जो कि आप लोगों के सेंट्रल नर्व सिस्टम पर इम्पैक्ट डालता है। इसलिए यहाँ पर जो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस था यहाँ पर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो नार्को एनालिसिस या फिर पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट हैं अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन पे कर सकते हैं तो उसकी कंसेंट के बगैर आप लोग वो टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक यानी कि यहाँ पर ये सारी बातें इनके द्वारा बोली गई, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि कहीं ना कहीं इस तरीका जब टेस्ट होता है तो इंसान के अंदर की बातें निकाली जाती है, और राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट हो चुका है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान जब तक उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें प्रूफ नहीं हो चुकी हैं कि इसी के द्वारा हरकतें की गई है, तब तक यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से चलती हैं। और जब पता चल जाएगी प्रूफ हो चुका है फिर तो उठाकर पटक लो जैसे करना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए ये केस आप लोगों को पता होना चाहिए और नार्को टेस्ट के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि चीज़ों को और अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम में।